हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम प्रिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा लास्ट लेक्चर हमारा था प्रिज्म से रिलेटेड, उसमें हमने विचलन कोण के बारे में, आपतन कोण, निर्गत कोण, अपवर्तन कोण, उनमें रिलेशन पढ़ा था। उसके आगे का जो है वो हम आज कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्या था लेक्चर में, प्रिज्म के बारे में हम पढ़ रहे थे और प्रिज्म में आज हम क्या करेंगे, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, इससे पहले जो लास्ट हमने पढ़ा था वो थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ जिससे क्लियर हो जाए। इस प्रकार से हमने प्रिज्म लिया था, याद हो आपको, ये ए, ये बी और ये सी। हमने इस प्रकार से इस प्रिज्म के ऊपर लंब डाल दिया था। क्या था, लंब लिया था हमने इस प्रकार से। ये हमने क्या बताया था, ये बताया था कि ये लंब है प्रिज्म के ऊपर इस प्रकार से। ये भी लंब, तो इसको नाम दे दूं मैं एम एन ओ, ये नाम दे दिया। तो एम एन जो है वो ए बी के ऊपर लंब है और एन ओ है वो ए सी के ऊपर लंब है। ये आपतित किरण थी। इस प्रकार से कौन सी किरण थी, आपतित किरण, जिसको हमने नाम दे दें पी और ये पॉइंट हम नाम दे दें क्यू। तो आपतित किरण पी क्यू। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा किस किस के बीच में, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, उसको नाम दिया था I1। क्या नाम दिया था, I1। फिर ये किरण यहाँ से अपवर्तित होने के पश्चात यहाँ आई, तो यहाँ पर ये अभिलंब है, ये अपवर्तित किरण, तो इसके बीच में जो एंगल बना था जिसको अपवर्तन कोण हमने कहा था उसको R1 कहा था। ये इस प्रकार से अपवर्तित हो गई। यहाँ अपवर्तित होने के बाद इसके इस दूसरे पृष्ठ के ऊपर क्या होगी, ये आपतित हो जाएगी इस पृष्ठ के ऊपर। तो किसी कोण के ऊपर होगी, वो कोण हमने लिया था R2 और ये यहाँ से क्या हो गई थी, इस प्रकार से निर्गत हो गई थी और इस कोण को हमने निर्गत कोण क्या कहा था, I2 के बराबर। फिर हमने कहा कि जो आपतित किरण PQ है इसको हम आगे की ओर बढ़ाते हैं इस प्रकार से, तो ऐसे जाएगी ये इस प्रकार से, और इस किरण को जो निर्गत किरण है इसको नाम दे दें हम R और S। तो इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर इस प्रकार से इसको मिलती हुई प्रतीत होगी हमें। तो यहाँ पर देखिए, जो किरण है ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण। आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाया और निर्गत किरण था उसको पीछे की ओर बढ़ाया, तो दोनों किरणें यहाँ पर मिली। तो यहाँ पर हमने एंगल लिखा था डेल। क्या लिखा था, डेल। उसके बाद में हमने लिखा कि इसके और इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा। तो देखिए, ये एंगल I1 है तो ये एंगल भी कितना होगा, पूरा का पूरा I1 होगा। इसमें से ये R1 है तो ये बचा हुआ ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये लिखा I1 माइनस R1। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, I2 के इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल आएगा I2 माइनस R2। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था। अब हम इसी का यूज करेंगे। यूज करते हुए हम क्या निकालेंगे, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, विशेष स्थिति की बात करते हैं। कौन सी स्थिति, विशेष अवस्था या विशेष स्थिति हूँ उसको कहें, जैसे जब डेल बराबर क्या हो, डेल m हो, यानी कि जो विचलन कोण है उसका मान न्यूनतम विचलन कोण के बराबर हो जाता है। तो वो विशेषता कब होती है, जब आपतन कोण का मान भी 1 हो। जिस आपतन कोण के ऊपर, यानी कि जिस आपतन कोण के ऊपर विचलन कोण का मान 1 ही होगा उसको हम क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति। तो जब डेल बराबर डेल m, ये न्यूनतम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब डेल बराबर डेल m होगा तो उस अवस्था में I1 बराबर I2 बराबर I हमने माना, और उसी अवस्था में R1 बराबर R2 बराबर क्या माना, R के बराबर हमने माना था। तो हम इसी डायग्राम को दोबारा बनाएं, कौन सी कंडीशन के लिए,
डेल बराबर डेल एम, यानी कि कौन सी स्थिति के लिए हम बना दें, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति। उसके लिए यदि हम डायग्राम बनाएंगे तो क्या डायग्राम हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो ये है न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति। कब होती है, जब आपतन कोण के एक ही मान के संगत विचलन कोण का मान भी एक ही हो। याद नहीं है तो आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं, उसमें जो ग्राफ हमने प्लॉट किया था तो ग्राफ इस प्रकार का हमें देखने को मिला था। ये आपतन कोण था, इधर विचलन कोण था, और जो ग्राफ था वो इस प्रकार से हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर देखिए ये तो दो मान मिल रहे, ठीक है, लेकिन ये स्थिति ऐसी थी यहाँ पर कि यहाँ पर विचलन कोण भी एक ही है और आपतन कोण भी क्या है, एक ही है। जबकि यहाँ पर देखिए विचलन कोण का मान तो एक ही है, ये और ये विचलन कोण एक ही है, लेकिन आपतन कोण के मान अलग अलग हैं। यानी कि अलग अलग आपतन कोण के संगत विचलन कोण का मान तो यहाँ भी सेम है, लेकिन इस अवस्था में, ये जो विशेष अवस्था में है, इसमें देखिए एक ही आपतन कोण भी एक ही है, विचलन कोण भी एक है। तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति। तो उस स्थिति के लिए हम इसको दोबारा रिप्रेजेंट करें, दोबारा ड्रॉ करें तो कैसा हमें देखने को मिलेगा। उसी के बाद हम क्या निकालेंगे, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। तो इसको रीड्रॉ कर देता हूं मैं। देखिए कैसे बनाते हैं। ये प्रिज्म हमने ले लिया, वही प्रिज्म है, ये ए, ये बी और ये सी। ये हमने कहा कि ये इसके ऊपर क्या है, लंब, परपेंडिकुलर है, अभिलंब हो गए। ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। इस प्रकार से ऐसे ही इधर ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ये भी अभिलंब हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, अभिलंब। इसी डायग्राम को बना रहा हूं मैं, जो इधर लेफ्ट में बना हुआ है, इसी को यहां बना रहे हैं। ये किरण थी आपतित किरण, जिसको हमने नाम दिया पी क्यू। ये आर, ये एस, ये था एम, ये एन और ये ओ हमने नाम दिया। इस प्रकार से इसको हम आगे की ओर बढ़ा दें, इस प्रकार से क्या कर दें, आगे की ओर बढ़ा दें, और इसको क्या कर दें, इस प्रकार से थोड़ा अच्छे से बना देते। ये ओ, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमें ये मिलेंगे। ये एंगल जो डेल था यहाँ पर डेल नहीं होगा, क्या होगा हम चर्चा कर लेंगे। अब देखिए हमने कहा जब डेल बराबर डेल एम होगा तो I1 बराबर I2 बराबर क्या लिखा जाएगा, I, R1 बराबर R2 बराबर क्या लिखा जाएगा, R। तो इस डायग्राम में जहाँ I1 है उसको I लिख दूंगा, जहाँ R1 है उसको R1 लिख दूंगा, जहाँ डेल है उसको डेल एम रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, तो ये एंगल I1 था तो ये किसके इक्वल हो गया, I के इक्वल। दूसरा ये I2 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, I के इक्वल। ये देखिए ये एंगल R1 है तो ये हो गया R, और ये एंगल R2 है तो ये एंगल हो गया R। इस प्रकार से ये एंगल डेल है तो इसको क्या लिख देंगे, डेल एम लिख देंगे, क्योंकि हम कौन सी कंडीशन पढ़ रहे हैं, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में। तो यही डायग्राम था, इसको हमने इस प्रकार से यहाँ पर बना लिया। ठीक है, अब हम अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, अब सिंपल है बिल्कुल सा, अब कुछ नहीं करना हमें ज़्यादा, इसमें डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो देखिए अपवर्तनांक के लिए अपवर्तन का नियम पता होना चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए, अपवर्तन का नियम। और अपवर्तन के नियम में हमने पढ़ा था स्नेल का नियम। किसका नियम पढ़ा था, स्नेल का नियम हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर स्नेल के नियम के अनुसार, किसके अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार यदि हम बात करें, स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार क्या होता है स्नेल का नियम, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिरांक होता है, जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इससे के लिए पहले ये एंगल हम बनाएं, तो ये एंगल बनाएंगे तो ये एंगल I है, ये R, तो ये पूरे का पूरा I के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरे का पूरा I के बराबर, आमने सामने कोण हो गए। तो ये I है तो ये भी I है, लेकिन I में से हमें ये ज्ञात है, तो ये कितना बच गया, ये बच जाएगा हमारे पास I माइनस R। ऐसे ये एंगल कितना होगा,
ये वाला एंगल, इसकी बात करें तो यहां से देखिए ये टोटल एंगल किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। इसमें से ये आर हमें पता है तो ये कितना हो जाएगा, आई माइनस आर। तो ये एंगल भी यहां लिख देता हूं मैं इधर, कितना हो जाएगा, आई माइनस आर के इक्वल। ये वाले दोनों ही एंगल क्या हो जाएंगे, आई माइनस आर के इक्वल। अब देखिए स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा स्थिरांक होता है, जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। तो मान लो इस प्रिज्म के बाहर तो एयर है, हवा है, तो उसके लिए अपवर्तनांक 1 हो गया। जो प्रिज्म है उसका अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना है, n क्या है यहाँ पर, अपवर्तनांक किसका है, प्रिज्म का, जिसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो स्नेल के नियम के अनुसार क्या लिखा जा सकता है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n लिखा जा सकता है, या इसको n2 अपॉन n1 लिखें हम, जो सूत्र होता है वो ये होता है n2 अपॉन n1। n1 किसका है, एयर का, एयर के लिए 1 हो गया, n2 को क्या मान लिया हमने, n मान लिया। तो इसको 1 कर दूं, इसको n कर दूं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, किसके इक्वल, n के इक्वल। अब हमें क्या चाहिए, हमें i का मान और r का मान इस डायग्राम से सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, उस प्रिज्म का अपवर्तनांक आ जाएगा। अब हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से मैं ये जो फॉर्मूला है जो यूज होगा हमारा, इसको साइड में मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n, यानी कि n हमें ज्ञात करना है इस सूत्र की सहायता से, जिसमें i और r हमें ज्ञात करने होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए त्रिभुज, पहले ये त्रिभुज ले लूँ मैं, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ये r, ये q, ये n। तो q n r या q r n हम कहें तो इस त्रिभुज की हम बात करें तो त्रिभुज q n r में एक ट्रायंगल बन रहा है। देखिए क्यू एन आर क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो यहां से एंगल हम लेंगे, क्या लेंगे, एंगल। तो एक तो ले लूं एन क्यू आर, एंगल कौन कौन सा आ जाएगा, एन क्यू आर, प्लस दूसरा एंगल क्या आ जाएगा, क्यू एन आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एंगल क्यू एन आर, प्लस तीसरा एंगल क्या आ जाएगा, एन आर क्यू, एन आर क्यू बराबर, तीनों एंगल आ गए। कौन कौन से, एन क्यू आर। देखिए ये वाला एंगल यानी कि ये कोण आ गया हमारे पास, इधर से ये भी आ गया और इधर से ये वाला भी आ गया, तीनों आ गए। तीनों का योग कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री। अब देखिए एन क्यू आर, क्या एन क्यू आर की वैल्यू पता हमें कितनी है, स्मॉल आर के इक्वल, तो इसकी वैल्यू हो गई स्मॉल आर। क्या हमें एन आर क्यू इसकी वैल्यू पता है कितनी है, स्मॉल आर के इक्वल है। तो यहां से इसकी वैल्यू आर रख दूं, इसकी वैल्यू भी आर, तो ये आ जाएगा आर प्लस एंगल एन क्यू, सॉरी क्यू एन आर प्लस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। आर प्लस आर कितना हो गया, 2r प्लस एंगल क्यू एन आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि इस ट्रायंगल से हमारे पास ये रिजल्ट देखने को मिला। अब इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, यूज होगा हमारे 2r प्लस एंगल क्यू एन आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ये इक्वेशन 1 हमने दे दी। अब इसको रफ कर देते हैं। अब आगे देखिए और क्या प्रक्रिया है, प्रोसेस क्या है। अब देखिए ये वाला, इसमें एक चतुर्भुज बन रहा है, क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। कौन सा, ए क्यू एन आर ए, कौन सा बन रहा है, ए क्यू एन आर ए बन रहा है। तो इसमें ये चतुर्भुज हम लें तो चतुर्भुज ए क्यू एन आर में यही बन रहा है चतुर्भुज। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर। तो इसमें हम एंगल लें, पहला एंगल कौन सा, ए क्यू एन ले लें। तो एंगल लें चारों एंगल, तो क्या आएगा, ए क्यू एन प्लस दूसरा है क्यू एन आर प्लस तीसरा है एन आर क्यू प्लस फोर्थ हमारे पास कितना है, आर ए क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। कौन कौन सा लिया, ए क्यू एन पहला कोण ये हो गया, दूसरा क्यू एन आर ये हो गया, तीसरा एन आर ए ये हो गया,
चौथा कौन सा, आर ए क्यू, ये हो गया। चार कोण हो गए, चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर हो गया। अब देखिए इसमें हमें कोई वैल्यू पता है, ए क्यू एन की बात करें, ए क्यू एन, योग है ना ए क्यू एन। तो ये देखिए हमने बताया कि ये जो है वो इसके ऊपर क्या है, अभिलंब है, तो यानी कि इसके और इसके बीच में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। दूसरा कौन सा बन रहा है, एन आर ए, देखिए एन आर कहाँ है, एन आर ए नहीं लिखा हमने, सॉरी ये आएगा, ये क्यों लिख दिया ना, एन आर क्यों लिख दिया हमने, ये आएगा एन आर ए, क्या आएगा, एन आर ए। आपको चारों कोण आ गए ना, ए क्यू एन, तो ये आ गया ए क्यू एन। दूसरा क्यू एन आर हो गया। तीसरा है एन आर ए, और फोर्थ कौन सा है, आर ए क्यू, ये गलती से लिखा गया। तो देखिए दूसरा एंगल एन आर ए की हम बात करें तो इसके बीच में भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का, तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगी। आर ए क्यू, जो आर ए क्यू है तो इसको हम बोलते थे प्रिज्म कोण, जिसको हम क्या लिखा था, ए के बराबर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि प्रिज्म कोण कितना हमारे पास, ए के इक्वल है। तो ये तीनों वैल्यू इसमें रख दें तो हमारे पास आएगा 90, यहाँ 90 आ गया, प्लस एंगल क्यू एन आर प्लस ये भी 90 हो गया, प्लस इसकी जगह ए बराबर इक्वल टू आ गया 360। 90 कितना हो गया, 180, 180, तो 180 प्लस एंगल क्यू एन आर प्लस ए इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री। इसको इधर लेकर के जाएं 180 को, तो ये आ जाएगा क्यू एन आर प्लस ए इक्वल टू 360 माइनस 180, तो 360 में से 180 गया तो 180 बच गया, तो क्यू एन आर प्लस ए इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। ये इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करेंगे। इसमें राइट हैंड साइड में 180 है और इसमें भी क्या है, 180, तो यहाँ पर दोनों को इक्वल हम कर दें, ठीक है, दोनों को तुलना हम करें, तो तुलना करेंगे तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, किस किस को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर कर देंगे तो हमारे पास ये आएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन से 2r प्लस एंगल क्यू एन आर, यह आ गया बराबर है 180, और 180 की जगह ये वैल्यू रख सकता हूँ, तो इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल क्यू एन आर प्लस ए आ जाएगा। ये क्योंकि 180 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए क्यू एन आर वाला ये टर्म कैंसिल हो गया, तो 2r इक्वल टू क्या आ गया, ए, तो r इक्वल टू कितना आ गया, a/2, यानी कि r का मान हमें मिल चुका है। इस सूत्र में r चाहिए था, r मिल चुका, r कितना है हमारे पास, a/2 के इक्वल। अब हमें i का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, i का मान, वो भी बिल्कुल सिंपल है, इसी का हम यूज करेंगे और i का मान ज्ञात करेंगे। तो इसको रफ कर दें, r का मान आ गया। अब i का मान कैसे ज्ञात करें, देखिए अब हम बात करें इस त्रिभुज की, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा, मैं इसको साइड में बना देता हूँ, इधर ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ ऐसा ट्राइंगल हमारे पास देखने को मिल रहा है, जो ट्राइंगल है वो इस प्रकार से, ये रेखाएं, ये डेल m है, ये जो वैल्यू है वो कितनी है, i माइनस आर के इक्वल, और ये वैल्यू भी कितनी, ये वाला देखिए यहाँ लिखा हुआ है i माइनस आर, ये हो गया। ये क्या है, बहिष्कोण, तो बहिष्कोण क्या है, अंतः कोणों के योग के बराबर, इस त्रिभुज के जो अंतः कोण है इनके योग के बराबर हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में ये यहाँ Q है, ये R है, और इसको नाम दे दें हम O डैश, ये O डैश। तो त्रिभुज O डैश Q R में डेल m क्या हो जाएगा, डेल m बराबर i माइनस आर प्लस i माइनस आर के योग के बराबर। तो यहाँ से लिखा जा सकता है डेल m बराबर i माइनस आर प्लस i माइनस आर। तो यहाँ से सोल्व करें, डेल m बराबर कितना आ जाएगा, 2i माइनस 2r। 2r को इधर ले आऊँ मैं, तो डेल m प्लस 2r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2i के इक्वल। अब 2r की वैल्यू कितनी है, यहाँ से सोल्व कर सकते हैं हम, 2r इक्वल टू कितना है, a, तो 2r की जगह क्या उपयोग में ले सकते हैं, a उपयोग में लिया जा सकता है। तो यह आ जाएगा डेल m प्लस a इक्वल टू
2i। हमें i का मान चाहिए, तो i बराबर क्या हो जाएगा, 2 का इसमें भाग लग जाएगा, डेल m प्लस a अपॉन में 2। तो हमारे पास देखिए ये r का मान रहा, ये i का मान रहा, ये दोनों मान इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रिज्म का अपवर्तनांक आ जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ i का मान कितना आया है, डेल m प्लस a अपॉन में 2। अब हम अपवर्तनांक का सूत्र है इस सूत्र में रख देंगे और जो हमें चाहिए था वो आंसर वो मिल जाएगा। तो क्या आएगा देखिए आगे, यहाँ पर n बराबर क्या है, साइन i अपॉन साइन r, यही है। ये रहा i का मान और ये रहा r का मान, ये r का है और ये i का मान, दोनों रख दें तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास साइन i का मान है डेल m प्लस a अपॉन में 2 डिवाइड में साइन r का मान कितना है, r का मान है a अपॉन 2, ये हमने रख दिया। तो इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सूत्र का हमें यूज करना है और इस सूत्र की सहायता से प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात किया जा सकता है। अब इसमें हम एक विशेष स्थिति की बात करेंगे। ये तो सूत्र आ गया हमारे पास कि प्रिज्म का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ये फॉर्मूला का आपको याद रखना है, लेकिन फिर भी यदि हम प्रूफ करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हमें हो जाता है। अब हम क्या करें, तो देखिए यदि विशेष स्थिति की हम बात करें, यदि प्रिज्म कोण जिसको a हमने लिखा लगभग कितना हो, 5 डिग्री, यानी कि प्रिज्म कोण का मान बहुत कम हो, क्या हो, 5 से 10 डिग्री के बीच में हो, तो बहुत कम हो गया। तो उस अवस्था में जो अपवर्तनांक है वो कितना आएगा, तो जब प्रिज्म कोण का मान बहुत कम होगा तो डेल m है वो भी क्या होगा, बहुत कम होगा, डेल m का मान भी क्या होगा, बहुत कम होगा। और जब ये दोनों कम होंगे तो उस स्थिति में देखिए यदि हम लिखते हैं साइन थीटा, ऐसा लिखा हुआ हो, एक विशेष है साइन थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालना है जब थीटा क्या हो, अल्प हो, थीटा क्या हो, अल्प, यानी कि लगभग जीरो के आसपास हो, जीरो नहीं हो, तो उस अवस्था में साइन थीटा को क्या लिखा जाता है, साइन थीटा बराबर लिखा जाता है थीटा के इक्वल, यानी कि साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो यहाँ साइन जीरो तो ये जीरो हो गया। तो ऐसे थीटा का मान बहुत कम हो, जीरो के आसपास हो, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं, तो यहाँ पर जो एंगल है वो बहुत कम हो, यानी कि प्रिज्म कोण बहुत कम हो, तो उस अवस्था में साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा के इक्वल। तो ऐसे यहाँ पर ये भी कम है और ये भी कम है, तो इस प्रकार से इसको क्या लिखा जा सकता है, देखिए इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि साइन डेल m प्लस a अपॉन 2 बराबर, तो ये थीटा की तरह कार्य करेगा। ये दोनों ही अल्प हैं, बहुत कम है, यानी कि 10 डिग्री से कम है, ठीक है, 0 और 7-8 डिग्री के आसपास का हो, तो उस कंडीशन को हम, यानी कि कहने का मतलब बहुत पतला प्रिज्म हो, उसके लिए विशेष अवस्था आती है। तो इस अवस्था में इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल m प्लस a अपॉन 2। ऐसे इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन a/2, इसको क्या लिख दें, ये भी बहुत अल्प है, जो एंगल है प्रिज्म कोण है वो बहुत कम है, तो इसको भी क्या लिखा जा सकता है, a/2 के इक्वल। तो ये कंडीशन पतले प्रिज्म के लिए, ये जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन हमने लिखी वो किसके लिए है, पतले प्रिज्म के लिए। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए, यानी कि प्रिज्म पतला हो जिसके लिए कोण क्या हो, बहुत कम हो, प्रिज्म कोण बहुत कम हो, लगभग 5 डिग्री, इससे भी कम होता है उसके लिए। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू पुट कर दें इसमें, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा, इसकी साइन की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो डेल m प्लस a अपॉन 2, अपॉन में क्या आ जाएगा, इसकी जगह a/2 आ जाएगा। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से n इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, n इक्वल टू आ गया डेल m प्लस a अपॉन a। अब इनको क्रॉस मल्टीपल कर ले तो n a इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल m प्लस a को इधर ले आऊँ मैं, तो ये आ जाएगा एन ए माइनस ए इक्वल टू डेल m। तो यानी कि यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो a कॉमन ले लिया तो ये बच गया n-1 इक्वल टू डेल m, यानी कि डेल m बराबर कितना आ गया हमारे पास, a n-1।
तो ये किसके लिए, ये तो जब आपका एंगल ज़्यादा, कोण ज़्यादा हो प्रिज्म का लिए, उसके लिए होता है। ये पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति है। और यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि जो डेल एम है वो किस किस के ऊपर निर्भर कर रहा है, ए के ऊपर जो क्या है प्रिज्म कोण, और एन क्या है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो जो डेल एम है न्यूनतम विचलन कोण की जो स्थिति हमें मिली पतले प्रिज्म के लिए, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, वो प्रिज्म कोण के ऊपर और प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकाला। ये तो सभी प्रिज्म के लिए लागू होता है, लेकिन पतले प्रिज्म के लिए बात की जाए, जब प्रिज्म कोण का मान बहुत कम हो तो उस अवस्था में न्यूनतम विचलन कोण की ये स्थिति हमें देखने को मिलती है। और न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति कब मिलती है, जब एक ही आपतन कोण के संगत विचलन कोण का मान एक ही होता है। बाकी आपतन कोण के मान 2 मिलेंगे लेकिन विचलन कोण का मान 1 मिलता है। लेकिन आपतन कोण जब एक हो और उसके संगत विचलन कोण भी एक हो तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति कहते हैं। तो यहाँ तक का हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये पढ़ा, डिस्कशन किया। अब इसके आगे है कि प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, क्या होता है वर्ण विक्षेपण, कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके लिए हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, उसको आगे स्टडी करते रहेंगे। तो तब तक सभी पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।